हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस फिजिस्ट। डियर व्यूअर्स, आज हम स्टडी करेंगे एक न्यू चैप्टर है और चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है काइनेमेटिक्स। दिस काइनेमेटिक्स एक्चुअली बिलोंग्स टू फील्ड ऑफ फिजिक्स व्हिच इज मैकेनिक्स। ये मैकेनिक्स की फील्ड से बिलोंग करता है। हम काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ते हैं, इससे रिलेटेड एक और चैप्टर है डायनामिक्स, जिसको हम इसके बाद डिस्कस कर लेंगे। काइनेमेटिक्स क्या होता है? काइनेमेटिक्स होता है ये मोशन के हवाले से स्टडी। डायनामिक्स में भी होती है मोशन के हवाले से स्टडी। जो काइनेमेटिक्स है इसमें जो मोशन की स्टडी होती है, मोस्टली स्टडी करते हैं इफेक्ट ऑफ मोशन, कि मोशन से कौन से इफेक्ट हैं और इन इफेक्ट का जो रीजन होता है, इन इफेक्ट का जो काज होता है, जो सबब होता है, वो होती है डायनामिक्स। तो आज हम स्टडी करेंगे काइनेमेटिक्स, जिसमें हम पढ़ेंगे मोशन के इफेक्ट, कौन से मोशन के इफेक्ट हैं, और ये भी डिस्कस करेंगे कि मोशन क्या है। तो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं मोशन को। व्हाट इज मोशन? तो आज की हमारे टॉपिक है मोशन। व्हाट इज मोशन? तो सिंपली हम मोशन कहते हैं चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। अपनी सराउंडिंग के लिहाज से जो ऑब्जेक्ट अपनी जगह चेंज करता है, अपनी पोजीशन चेंज करता है, उसी को हम कहते हैं दिस इज मोशन। ओके, फिर क्वेश्चन आता है मोशन कौन सी क्वांटिटी है? इसका जो आंसर है, तो मोशन इसका जो आंसर है, हमारे पास जो मोशन है वो कोई क्वांटिटी नहीं है। मोशन इज नॉट एनी क्वांटिटी, देन व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस? तो हम इसके बारे में क्यों स्टडी करते हैं जब मोशन कोई क्वांटिटी नहीं है? हमारे पास जो फिजिक्स है वो तो क्वांटिटीज की स्टडी होती है। मोशन तो कोई क्वांटिटी नहीं है, ना स्केलर है, ना वेक्टर है, ना फेजर है, ना टेंसर है, नो एनी क्वांटिटी। देन व्हाई वी आर स्टडी? इसका रीजन ये सिंपल ये है कि हम मोशंस की क्वांटिटीज को, जो मोशन की डेफिनेशन है, जो मोशन की डेफिनेशन है, मोशन की डेफिनेशन से हम क्वांटिटीज को ड्राइव करते हैं। सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस वन, कि मोशन क्या है हमारे पास। वाकई हमारे पास मोशन कोई क्वांटिटी नहीं है, मगर इसकी डेफिनेशन से हम क्वांटिटीज को ड्राइव कर सकते हैं। ओके, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? चेंज इन पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग। अपनी सराउंडिंग में जो तब्दीली आए उसी को कहते हैं मोशन। चेंज इन पोजीशन with respect to surrounding, with respect to surrounding, that is actually motion। इसमें ऐसी कौन सी बात है, इस डेफिनेशन में ऐसी कौन सी बात है जिससे हम ड्राइव कर सकते हैं क्वांटिटीज को? हमारे पास ये जो बात है, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है चेंज इन पोजीशन, दिस इज एक्चुअली मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम डिस्कस करते हैं। इसी पॉइंट से हम जो क्वांटिटी से ड्राइव कर सकते हैं। हमारे पास क्या है? चेंज इन पोजीशन। पोजीशन में तब्दीली मुख्तलिफ वे से आ सकती है। कैसे? हम एग्जाम्पल लेते हैं। एक ही ऑब्जेक्ट है, ये रेस्ट में, और ये ऑब्जेक्ट है, ये मोशन में। ये भी तब्दीली हो सकती है मोशन की, ऑब्जेक्ट की ये भी तब्दीली हो सकती है, जो कहलाती है तब्दीली मोशन। या ऐसे भी हो सकता है ये स्टेशनरी हो और ये मूविंग हो, ये ऑब्जेक्ट भी अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है। या ऐसे भी हो सकता है दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के करीब आते जाएं, इस वे से भी पोजीशन में तब्दीली आ सकती है। ओके, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से दूर चलते जाएं, ये भी पॉसिबिलिटीज हैं, ये भी पोजीशन चेंज करने की पॉसिबिलिटीज अवेलेबल हैं। मगर यहाँ पर जो चेंज है, ये चेंज ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज है, साइज की बेसिस पर है, लेंथ की बेसिस पर है। उसकी जो क्वांटिटी है कि ज्यादा चेंज है या छोटी चेंज है, इस बेसिस पर ये चेंज है। तो चेंज हमारे पास यहां पर अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन दो वे से हो सकती है। कैसे? लेट्स सपोज करें हमारे पास ये कोई ओरिजिन है किसी ऑब्जेक्ट की, और ये ए पॉइंट है। नाउ ऑब्जेक्ट को ए से जाना है बी की तरफ, तो ये ऑब्जेक्ट डायरेक्टली आ सकता है, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस तरह से आए,
और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ऑब्जेक्ट इस तरह से आए. इट मीन्स देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज आर अवेलेबल फॉर चेंज. चेंज के लिए 3 पॉसिबिलिटीज हैं. एक ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट है और सेकंड, सॉरी फर्स्ट और जो थर्ड है, स्टार्टिंग वाली और एंडिंग वाली, इनिशियल और फाइनल, ये दोनों फर्स्ट और थर्ड ये सेम है. और आप देख सकते हैं कि जो सेकंड है, दिस इज वन ऑफ द स्पेशलिस्ट चेंज. ये एक स्पेशल चेंज है, ये खास चेंज है. और ये आप ये भी देख सकते हैं कि ये हमारे पास ये शॉर्टेस्ट चेंज है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ए से बी की तरफ. ए से बी की तरफ जाने के लिए जो हमारे पास ये सेकंड रास्ता है, ये क्या है, शॉर्टेस्ट है. और जो लॉन्गेस्ट है वो कुछ अलग वे से है. जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है दो पॉइंट्स की दरमियान में, इसी चेंज को कहते हैं दिस इज डिस्प्लेसमेंट. और जो लार्जेस्ट चेंज है लाइक फर्स्ट एंड थर्ड, दिस इज डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. और जो लार्जेस्ट है हमारे पास ये है डिस्टेंस. ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और ये हमारे पास डिस्टेंस. ओके, ये हमारे पास चेंजेस हैं. जो शॉर्टेस्ट चेंज है वो है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, और जो लॉन्गेस्ट चेंज है वो है हमारे पास डिस्टेंस. अभी क्वेश्चन ये है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा कौन है, ग्रेटर कौन है. तो श्योरली ये बात क्लियर होनी चाहिए डायग्राम को देखकर कि जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम है डिस्प्लेसमेंट से. इट मींस डिस्टेंस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट. जो डिस्टेंस है वो ज्यादा डिस्प्लेसमेंट से, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो शॉर्टेस्ट है डिस्टेंस से. फिगर से क्लियर है. ये ए से बी की तरफ जो सेकंड रास्ता है हमारा ये शॉर्टेस्ट है, और ये रास्ता है वन और थर्ड वाला, ये दोनों रास्ते लार्जेस्ट हैं. सो श्योरली जो शॉर्टेस्ट रास्ता है, शॉर्टेस्ट पाथ है वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट. और जो लॉन्गेस्ट पाथ है लाइक फर्स्ट एंड थर्ड, दिस इज डिस्टेंस. सो ये पॉइंट्स माइंड होने चाहिए कि डिस्टेंस ग्रेटर है डिस्प्लेसमेंट से. और जो डिस्टेंस है हमारे पास ये होती है स्केलर क्वांटिटी. शॉर्टली यहाँ मैं डिस्कस कर लूं, ये कौन सी क्वांटिटी होती है, ये होती है स्केलर. और ये हमारे पास होती है वेक्टर क्वांटिटी. वन इज डायरेक्शन डिपेंडेंट क्वांटिटी एंड अदर वन इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन. एक क्वांटिटी हमारे पास डायरेक्शन डिपेंडेंट है. जो डायरेक्शन डिपेंडेंट होती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी. और वो क्वांटिटी जो डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट है लाइक डिस्टेंस, उसको कहते हैं हम स्केलर क्वांटिटी. ओके, जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है किससे, डिस्प्लेसमेंट से. नाउ क्वेश्चन इज दैट इज डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकता है, इज इट पॉसिबल दैट डिस्टेंस विल बिकम इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. So answer is that yes, there is a condition, there is possibility distance can be equal to displacement. Distance और displacement दोनों equal हो सकते हैं. Condition है when there is a translatory motion. जब हमारे पास translatory motion होगा, linear motion होगा, तो object का उस टाइम same distance और same displacement होगा. दोनों equal हो सकते हैं. कैसे, सपोज करें एक ये पॉइंट और एक पॉइंट ये दो पॉइंट. ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से गया है इस पॉइंट की तरफ. ये है W और ये है Z. W से Z की तरफ गया. इसका डिस्टेंस भी यही है और इसका डिस्प्लेसमेंट भी यही है. हम ऐसे नहीं कहेंगे कि ये डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट नहीं. ट्रांसलेटरी मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल है. यहाँ लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट की तो बात ही नहीं है ना. ये सिंगल वन रास्ता है, ये अकेला रास्ता है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है. सो नाउ यू शुड टू नोट डाउन दिस बुक. ये पॉइंट नोट कर अपने बुक पर. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं व्हेन देयर इज अ लीनियर मोशन. जब हमारे पास लीनियर मोशन होगा या ट्रांसलेटरी मोशन होगा, उस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं.
मगर ये कभी भी नहीं होगा, दिस इज इम्पॉसिबल दैट डिस्टेंस विल बिकम लेस देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कम हो जाए, ये कभी भी नहीं होगा, दिस इज इम्पॉसिबल। डिस्टेंस कैन बी इक्वल और ग्रेटर, विल नेवर बी लेस देन, डिस्टेंस या तो ज्यादा होगा या इक्वल, कभी उससे कम छोटा नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट से। तो डिस्टेंस विल बी ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल, विल नेवर विल बी लेस, कभी कम नहीं होगा। ओके, तो ये बात माइंड में होनी चाहिए, ये ग्रेटर भी है और इक्वल भी हो सकता है। ओके, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, अभी थोड़ा सा डीपली चलें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के हवाले से, उसके बाद हम फौरन आते हैं मोशन के टाइप्स की तरफ। 9th लेवल के हिसाब से हम थोड़ा सा इसको धीमे धीमे चलाएंगे और इतना डीप में नहीं जाएंगे, नॉर्मल लेवल पर पढ़ेंगे। ओके, तो अभी फोकस करते हैं डिस्टेंस की तरफ, डिस्प्लेसमेंट की तरफ। अगर मैं इसको अलग स्टडी करूं डिस्टेंस को, तो फिर भी मैं आपको टीच कर सकता हूं इस वजह से, मगर अगर हम कंपेरिजन के साथ चलेंगे ना, तो क्लियरली जो कॉन्सेप्ट होगा वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूजन किसी किस्म की नहीं रहेगी। ओके, कैसे? अभी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, फिर समझ जाएंगे आप भी। सपोज करें ये दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, जैसे हमने ये पॉइंट ड्रा किए, ये W और ये है Z। कोई ऑब्जेक्ट है W से गया Z की तरफ, मैंने कहा इसका डिस्टेंस भी सेम होगा, डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा, क्योंकि लीनियर मोशन है हमारे पास। इसका डिस्टेंस भी ये है और डिस्प्लेसमेंट भी ये, जब गया है W से Z की तरफ। ओके, फिर सेम बंदा, सेम पार्टिकल, सेम ऑब्जेक्ट Z से आया है W की तरफ, Z से आया है W की तरफ। जब ये इस पॉइंट पर आएगा, इट मीन जिस पॉइंट से इसने स्टार्ट किया था, फिर एंड भी सेम पॉइंट पर करता है। जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो जाए, व्हेन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट बिकम सेम, बिकम इक्वल, तो इस कंडीशन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो पार्टिकल वो हो जाता है जीरो, वो हो जाता है जीरो, और जो डिस्टेंस होता है वो उसका डबल हो जाता है। सपोज करें ये हमारे पास D है, तो ये हो जाएगा 2D। इस कंडीशन में जब W से Z की तरफ, Z से W की तरफ, इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया और इसका जो डिस्टेंस है वो ट्वाइस हो गया। ओके, जो पहले था उसका डबल हो गया। तुम सिंपली इसके लिए एक पॉइंट नोट कर सकते हैं, व्हेन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट विल बिकम्स इक्वल टू जीरो, सॉरी यहाँ बिकम इक्वल टू सेम, जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो जाए, तो उस कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा जीरो के इक्वल होता है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जब हम स्कूल से घर की तरफ आते हैं, या घर से स्कूल की तरफ आते हैं, फिर स्कूल से घर की तरफ आते हैं, या घर से सेंटर की तरफ जाते हैं, या सेंटर से घर की तरफ आते हैं, हमारी इनिशियल पॉइंट क्या है? घर है, घर से सेंटर की तरफ। फाइनल पॉइंट क्या है? सेंटर से घर की तरफ। मतलब कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों सेम है। जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट विल बिकम इक्वल, तो उस कंडीशन में जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है जीरो, और जो डिस्टेंस होता है उसके ट्वाइस हो जाता है। ओके, ये पॉइंट माइंड होने चाहिए, मैं नोट कर देता हूं। when initial and final point, when initial and final point becomes equal, then net displacement will be zero। जो net displacement है हमारे पास क्या हो जाएगा? net displacement will be zero। जो net displacement है वो हमारे पास जीरो हो जाएगा। ओके, ये क्लियर हो गया। एक और भी एग्जांपल दे दूं आपको, हमारे पास जब फैन चलता है, पंखा चलता है, तो इसकी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट आफ्टर ईच एंड एवरी सेकंड दे आर गोइंग टू रिपीट। उसकी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट ज्यादा टाइम रिपीट होती रहती हैं। तो इस कंडीशन में जब आप सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, सर्कुलर मोशन में होता है, तो उसकी
ज्यादा केसेस में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है जीरो, और जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है तो हम कहते हैं जब आप जो सर्कुलर पाथ में मूव करें तो वो उसका जो वर्क डन होता है वो भी जीरो होता है। क्लियर? ओके, ये पॉइंट्स नोट कर लें। अभी थोड़ा सा इसको डीप में लेकर चलते हैं। यहाँ मैंने जो ये बात बताई इसकी इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम हो जाएगी तो इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। कैसे होता है इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। ओके, ये रिमूव कर देता हूँ, ये नोट कर लें। ओके, रिमूव कर देता हूँ। अभी इस पॉइंट पर फोकस करें कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो कैसे हो गया। तो ये फार्मूला माइंड होना चाहिए। इसका फार्मूला क्या है? इक्वल टू v इंटू टी। जब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल हो सकते हैं तो उनका फार्मूला सेम भी हो सकता है, मगर ऑन द बेसिस ऑफ स्केलर और वेक्टर, इट मींस क्वांटिटी की बेसिस पर वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मगर जनरल फार्मूला क्या है दोनों का? s इज इक्वल टू v इंटू टी। ओके, अभी मैंने कहा इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे जीरो हुआ। मैंने बताया कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो है वेक्टर क्वांटिटी। इसका इस तरफ जाना, सपोज कर लें ये पॉजिटिव है, फिर z से w की तरफ आना, इट मींस दैट इज अपोजिशन। ये अपोजिशन है, जब अपोजिशन होती है तो नेगेटिव साइन यूज करते हैं। ये प्लस डी है और ये माइनस डी है, मगर दोनों क्या है? इक्वल है। सपोज करें ये था 3 मीटर, बैक वाला भी है 3 मीटर, बल्कि जो पार्टिकल है उसका डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, वो है -3 मीटर। ओके, तो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा? d1 प्लस में d2। डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल है, d1 इक्वल टू d2, तो लिख सकते हैं d नेट विल बिकम्स इक्वल टू, ये एरो दे दे, वेक्टर क्वांटिटी है, d प्लस माइनस में d। दोनों की डिस्प्लेसमेंट इक्वल है तो हमने जरूर d लिख लिया, तो d प्लस माइनस माइनस d, ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा जीरो। इसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे पास? वो है जीरो। तो इसका इस कंडीशन में जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो जाए तो उस कंडीशन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है? जीरो गिव। थोड़ा सा डिस्कस कर लें डिटेल में। वर्क एफ इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है, जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है, इस पॉइंट से गया है, फिर लौट कर इसी पॉइंट पर आया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो। इसका वर्क क्या होगा? जीरो, क्योंकि हमारे पास जो वर्क का फॉर्मूला वो क्या है? एफ डॉट डी है, इट मीन डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू जीरो। यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या है सर्कुलर केस में? सर्कुलर केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो जीरो मल्टीप्लाई विथ एनी नंबर, चाहे हमारे पास 1000 न्यूटन फोर्स हो, फिर भी वर्क क्या होगा हमारे पास? वर्क हो जाएगा जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है हमारे पास? जीरो हुआ है, सो दैट्स व्हाई वर्क विल बी आल्सो जीरो। ओके, अभी रिमूव कर देता हूं इन पॉइंट्स को भी। ये हमने शॉर्टली डिस्कस किया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के हवाले से फॉर 9th क्लास फिजिक्स। थोड़ा सा फर्दर डिस्कस कर लें, फिर इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं, और जो स्पीड वेलोसिटी है उसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बनाएंगे। ओके, ये शॉर्ट कर देते हैं इसको, फिर वाइंड अप करते हैं। थोड़ा सा डिस्कस कर लूं। सपोज करें ये हमारे पास एक सर्कुलर है, एक सर्किल है, कोई पार्टिकल है इधर से इस पॉइंट की तरफ गया, इट मींस इसने ये डिस्टेंस कवर किया है। मैंने कहा सर्कुलर पाथ में जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो जाएंगी तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट का जो वर्क है वो क्या हो जाएगा? जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वो हो जाएगा जीरो। मगर इस पार्टिकल ने यहां से लेकर यहां तक डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इट मींस देयर इज सम एंगल, यहाँ पर कोई एंगल है, तो फिर इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा?
तो इसके लिए अगर कोई ऑब्जेक्ट एट एनी एंगल, किसी भी एंगल पर सर्कुलर पाथ में मूव करता है, तो उसके लिए एक स्पेशल फार्मूला होता है। ठीक है, फिर मैं फार्मूला में मेंशन कर देता हूँ, चाहे 30 डिग्री हो, 40 हो, 45 हो, 60 हो, 90 हो, 180 हो, 360 डिग्री हो, एट एनी एंगल वी कैन फाइंड आउट इट्स डिस्प्लेसमेंट। उसका डिस्प्लेसमेंट मालूम कर सकते हैं, चाहे कोई भी एंगल हो हमारे पास। तो जनरल फार्मूला क्या होता है? 2r sin थीटा बाय 2। ये आप फार्मूला नोट कर लें, ये फार्मूला जनरल, चाहे कोई भी एंगल हो हमारे पास सर्कल में, एट एनी एंगल वी विल यूज दिस फार्मूला। एंगल चाहे कोई भी हो, 30 हो, 45 हो, 60 हो, 90 डिग्री हो, 180 हो, 210 हो, चाहे हमारे पास 360 डिग्री हो, एट एनी एंगल हम डिस्प्लेसमेंट मालूम कर सकते हैं। मगर ये बात मायने होनी चाहिए 360 पर। इट मीन्स ऑब्जेक्ट ने एक सर्किल कवर किया है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या है, दोनों सेम है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा इसका 0, और जो वर्क है वो क्या होगा? वर्क भी होगा 0। तो ये पॉइंट्स माइंड में होने चाहिए। पूछ सकता है एमसीक्यूज में कि कौन सी एंगल पर हमारे पास जो वर्क डन है वो 0 हो सकता है। ऑप्शन ए 30, 45, 60 या 360। तो 360 पर हमारे पास जो वर्क है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। Okay, viewers, I think this will be enough for distance displacement and today's lecture. So इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है और टाइप्स ऑफ मोशन क्या है। ये हम टाइप्स ऑफ मोशन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ओके, फिर इस वीडियो को वाइंड अप कर लेते हैं। क्लियर है ये बात? ओके, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन हमारे पास एक होता है ट्रांसलेटरी मोशन, जिसको हम कहते हैं लीनियर मोशन। तो सिंपली मैं इनको वर्बली एक्सप्लेन कर देता हूँ या थोड़ा सा डायग्रामेटिकली कोशिश करूंगा बना लूँ। टाइप्स ऑफ मोशन में हमारे पास आ जाता है ट्रांसलेटरी मोशन, और दूसरा है हमारे पास रोटरी मोशन, तीसरा है हमारे पास सर्कुलर मोशन। ट्रांसलेटरी को डिफाइन करें, ट्रांसलेटरी क्या है? ट्रांसलेटरी का दूसरा नाम है लीनियर मोशन। तो ट्रांसलेटरी हम ऐसे मोशन को कहते हैं, ऐसा मोशन जिसमें पार्टिकल अपना हर एक जो हिस्सा है या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट अपना हर एक हिस्सा लीनियर पाथ में ट्रेवल करा सके, तो ऐसे मोशन को कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। तो सच मोशन इन विच object can travel each and every particle of its own body can travel in a linear motion, in a translatory motion, in a straight motion, in a forward motion, that is called translatory motion। ऐसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट अपना हर एक पार्टिकल लीनियर पाथ में चला सके, तो ऐसे मोशन को कहते हैं दिस इज कॉल्ड लीनियर मोशन, दिस इज कॉल्ड लीनियर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन। ये हमारे पास है कोई पार्टिकल, ये बाल है हमारे पास, हमने इस बाल को यहाँ पर किक लगाया, जैसे ही किक लगाया इस बाल को हमने, तो ये बाल इस तरफ गया। तो ऐसा मोशन जिसमें पार्टिकल अपना हर एक हिस्सा अपने साथ लीनियर पाथ पर ट्रेवल करा सके, तो ऐसे मोशन को कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। इसमें कोई एंगल नहीं बनती सिवाय 0 डिग्री के। ये यहाँ कह सकते हैं कि ऐसा मोशन जिसमें 0 डिग्री एंगल हो, तो उस मोशन को कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। ओके, उसको कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन जिसमें एंगल क्या है? 0 डिग्री हो। ओके, आते हैं रोटेटरी मोशन की तरफ। एक्चुअली जो हमारे पास रोटेटरी मोशन है, ये सर्कुलर मोशन का टाइप है। सर्कुलर मोशन को हमने कैटेगराइज किया है दो कंडीशंस में, दो टाइप्स में। एक होता है हमारे पास रोटेटरी मोशन और दूसरा होता है ऑर्बिटल मोशन। एक होता है
रोटेटिंग मोशन और होता है हमारे पास होता है वाइब्रेटिंग मोशन। यहाँ रोटेटिंग मोशन यहाँ पर गिवन है और एक होता है ऑर्बिटल मोशन। तो रोटेटिंग मोशन कौन सा है? ऐसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन के चौधारी एक चक्कर लगाए या कितने भी चक्कर लगाए तो ऐसे मोशन को कहते हैं दिस इज कॉल्ड रोटेटिंग मोशन। सपोज करें हमारे पास ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इससे और इससे ये कोई डिस्टेंस है आर, यहाँ डी डिस्टेंस मान लेते हैं, कोई भी डिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट ने इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के चौधारी क्या लगाया? चक्कर लगाया। तो ऐसा मोशन जिसमें पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन के चौधारी मूव करे तो ऐसे मोशन को कहते हैं रोटेटिंग मोशन। इसमें कोई भी एंगल हो सकती है। तो सिंपली डेफिनेशन क्या होगी? सच मोशन इन विच ऑब्जेक्ट मूव अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऐसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट एक्सिस ऑफ रोटेशन के चौधारी मूव करे तो ऐसे मोशन को कहते हैं दिस इज कॉल्ड रोटेटिंग मोशन। और एक होता है ऑर्बिटली, ऑर्बिटल यहाँ पर गिवन है मगर थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑर्बिटल मोशन वो होता है ऐसा मोशन जिसमें जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ऑब्जेक्ट के सेंटर से क्रॉस करे तो ऐसे मोशन को कहते हैं ऑर्बिटल मोशन। दिस इज कॉल्ड ऑर्बिटल मोशन। ओके, सो ऑर्बिटल मोशन में क्या होगा? जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ऑब्जेक्ट के सेंटर से क्रॉस होगी, मगर रोटेटिंग मोशन में क्या होगा? ऑब्जेक्ट उसके चौधारी मूव करेगा, चौगिर्द मूव करेगा। क्लियर है? ओके, so this is rotating motion and this is orbital motion. Now circular motion ऐसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में हम कवर करें, सर्कुलर पाथ कवर के किसी भी एंगल पर, तो ऐसे मोशन को कहते हैं सर्कुलर मोशन। Such motion in which object covers its distance or displacement in a circular motion, तो हम ऐसे मोशन को कहते हैं सर्कुलर मोशन। ये क्या है हमारे पास? सर्कुलर मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट सर्किल में कवर करे अपना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो सर्कुलर मोशन में हमारे पास जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस होता है, जो वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी नहीं होती, वो होती है एंगुलर वेलोसिटी होती है। जो एक्सीलरेशन होती है वो होती है एंगुलर एक्सीलरेशन। ट्रांसलेटरी मोशन में सिंपल डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। मगर जब हम एंगुलर मोशन की बात करेंगे, सर्कुलर मोशन की बात करेंगे तो हमारे पास एंगुलर क्वांटिटीज जन्म लेंगी, just like angular displacement, angular velocity या angular acceleration। so ये quantities जन्म लेंगी circular motion में। translatory motion में linear quantities होंगी। so we can say that circular motion is associated with angular quantities and translatory motion is associated with linear quantities, just like simple acceleration not angular acceleration, velocity not angular velocity। जो भी एंगुलर है वो डिस्कस किया जाएगा सर्कुलर मोशन में। so dear viewers, this is about types of motion, so I think that will be enough for today's lecture। so inshallah in next one video lecture we will discuss about the speed, velocity, acceleration और उसके ग्राफ भी डिस्कस कर लेंगे। okay viewers, till we next meet again।